गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे हमारा सेकंड चैप्टर बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स के क्वेश्चंस, राइट। तो उसी कंटिन्यूटी में, उसी कंटिन्यूशन में हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस कवर करते हैं इस चैप्टर के, राइट। 44 क्वेश्चंस तक हमने कवर कर लिया था। आप लोगों को ध्यान हो 45th क्वेश्चन हमको कवर करना है, और 45th क्वेश्चन के लिए मैंने आप लोगों को कल कहा था कि इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि यहां पर कुछ कंसेप्ट आपको बताना पड़ेगा। एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट ईपीआई, राइट। तो पहले वो कंसेप्ट समझ लेते हैं, देन उसके बाद फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे हम कि एग्जैक्टली सॉल्व कैसे करना है ना। तो पहले कंसेप्ट समझते हैं। देखिए, आपके पास 3 टर्म्स होती हैं, 3 वर्ड्स हैं। एक तो है इम्प्लीकेंट्स, एक वर्ड होता है आपका प्राइम इम्प्लीकेंट्स, एक होता है आपका प्राइम इम्प्लीकेंट्स, दैट इज कॉल्ड पीआईस। एक होता है आपका एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स, that is EPIs, essential prime implicant, that is EPI। तो हमारे पास 3 टर्म्स हैं, इम्प्लीकेंट्स हैं, प्राइम इम्प्लीकेंट है और एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है। तीनों टर्म्स को समझना है, तीनों टर्म्स को हमको समझना है, बहुत ध्यान से समझिएगा। इम्प्लीकेंट्स को हम बोलते हैं मिन टर्म्स, यानी कि आपके फंक्शन में जो भी मिन टर्म्स हैं वो क्या है, आपके इम्प्लीकेंट्स हैं। मिनटर्म्स का ही सेकंड नेम है आपका इम्प्लीकेंट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ के मैप फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन। सपोज वी हैव अ के मैप फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन, दैट इज सपोज दिस वन। ये कोई एक फंक्शन आपको दे रखा है, के मैप दे रखा है, ठीक है। बहुत ध्यान समझना। इम्प्लीकेंट्स यानी कि मिन टर्म्स का मतलब जहां पर भी फंक्शन का आउटपुट क्या है, 1। मिन टर्म्स का मतलब जहां पर भी फंक्शन का आउटपुट क्या है, 1। कहां पर 1 है, 1 2 3 4 5, यानी कि इम्प्लीकेंट्स कितने हो गए। अगर कोई आपसे पूछ ले कि इस फंक्शन के लिए इम्प्लीकेंट्स कितने हैं, अगर कोई आपसे पूछ ले कि इस फंक्शन के लिए इम्प्लीकेंट्स कितने हैं, तो मेरा आंसर क्या होगा, 5 होगा। मेरा आंसर होगा 5। प्राइम इम्प्लीकेंट्स पीआईस और ईपीआईस, ये हमको समझने हैं, ध्यान से समझना। प्राइम इम्प्लीकेंट लिख लो, चाहे पहले एक लाइन लिख लो इसके लिए, ताकि याद रहे आपको हमेशा। इट इज अ प्रोडक्ट टर्म विच इज obtained by considering all the biggest possible groupings, by considering all the biggest possible groupings in a K-map. It is a product term which is obtained by considering all the biggest possibilities in a K-map, right? Essential prime implicants, उसके लिए भी आप लिख लें लाइन। It is a prime implicant, EPIs के अंदर, it is a prime implicant which is obtained by combining one way, and there is no other alternative way, which is obtained by combining one way and there is no other alternative way, समझेंगे इसको। देखो, इम्प्लीकेंट्स तो जितनी मिनटम से वो हो गए। अब प्राइम इम्प्लीकेंट्स देखो, जितने भी पॉसिबल ग्रुप्स बन सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक पेयर ये बन रहा है, एक पेयर ये बनेगा, राइट। अब इस वन को कवर करने के लिए, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। इस वन को कवर करने के लिए आपके पास 2 पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी, दूसरी पॉसिबिलिटी,
आ रही बात समझ में? इस वन को मैं इस वन के साथ भी कवर कर सकता हूं और इस वन के साथ भी कवर कर सकता हूं, राइट? तो यानी कि या तो ये ग्रुप कंसीडर करूंगा या ये ग्रुप कंसीडर करूंगा। तो जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं, जितने भी पॉसिबल ग्रुप्स आप बना सकते हो, पर ध्यान रखना बिगेस्ट पॉसिबिलिटी, दैट्स व्हाई मैंने वर्ड लिखा है बिगेस्ट पॉसिबल। ऐसा नहीं करना कि नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज बढ़ाने के चक्कर में आप कॉर्ड को 2 पेयर में ब्रेक कर दो या ऑक्टेट को 4 पेयर्स में ब्रेक कर दो, कह दो सर ये पॉसिबिलिटीज हो गई। नहीं, जितने भी बड़े से बड़े ग्रुप की आपकी पॉसिबिलिटी जितनी भी बन सकती हैं वो सारी क्या होंगी? आपकी प्राइम इंप्लीकेंट्स। वापस बोल रहा हूं, प्राइम इंप्लीकेंट्स का मतलब है किसी भी के मैप में आपकी जितने भी बड़े से बड़ी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, जितनी पॉसिबिलिटीज, वो सारी की सारी क्या होंगी? प्राइम इंप्लीकेंट। जैसे कि इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो टोटल पीआई कितने होंगे? 4 होंगे। टोटल पीआई कितने होंगे? 4 होंगे। 1 1 2 3 and 4, right? So total PIs are 1 2 3 and 4। तो टोटल पीआई कितने हो गए आपके पास? 4 हो गए। 4 हो गए। आ रही बात समझ में? जितने भी पॉसिबल ग्रुपिंग्स होंगी, बिगेस्ट पॉसिबल ग्रुपिंग जितनी भी होंगी, सारे के सारे क्या होंगे? प्राइम इंप्लीकेंट होंगे। तो कितने हो गए? 4। अब बात करते हैं एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट। एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट मींस वो प्राइम इंप्लीकेंट, एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट मींस वो प्राइम इंप्लीकेंट जिनको कवर करने का हमारे पास, जिनको कवर करने का हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका हो, जिनको कंबाइन करने का हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका हो। वो क्या होता है? ईपीआई। जैसे कि इस वन को कवर करने के लिए सिर्फ यही ग्रुप बनेगा, इस वन को कवर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ यही ग्रुप बनेगा, यही ग्रुप बनेगा। तो ये क्या हो गया आपका? ईपीआई। क्या हो गया? ईपीआई। एक ही पॉसिबिलिटी है और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं। इस वन को कवर करने के लिए एक ही पॉसिबिलिटी है। क्या हो गया ये आपका? ईपीआई। इस वन को कवर करने की एक ही पॉसिबिलिटी, ईपीआई। इस वन को कवर करने के लिए 2 पॉसिबिलिटी हैं, दैट्स वाई ये ईपीआई में कंसीडर नहीं होगा। आई बात समझ में? प्राइम इंप्लीकेंट जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं सारे पीआई। ईपीआई वो पीआई जिनको कवर करने का, वो ग्रुप जिनको कवर करने का मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, वो ही मैं ईपीआई में लूंगा, बाकी ईपीआई में नहीं लूंगा। तो यहां पर इस वन को कवर करने का मेरे पास एक ही तरीका है, ईपीआई। इस वन को कवर करने का एक ही तरीका है, ईपीआई। यानी कि ईपीआई कितने हो गए आपके पास? 2 हो गए। आगे बात समझ में क्लियर है? इंप्लीकेंट्स जितनी भी टर्म्स, पीआईज, जितनी भी पॉसिबल ग्रुप्स आप बना सकते हो, ईपीआई जिनको कवर करने का मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका हो, वो क्या होते हैं? आपके ईपीआई होते हैं। नोट करें एक बार, इसको नोट करें, फिर हम हमारे क्वेश्चन में देखते हैं, वहां भी समझेंगे इस चीज को। एक बार पहले नोट कर लें इस एग्जांपल को, फिर क्वेश्चन के थ्रू भी हम समझेंगे कि वहां पर ईपीआई पूछ रहा है तो वहां भी हम पीआई ईपीआई दोनों कैलकुलेट करेंगे। हो गया नोट? स्क्रीनशॉट है ना, स्क्रीनशॉट कर लिया करो। देखो अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं, आपसे पूछ रहा है एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट यानी कि ईपीआई। ठीक है, हम इस क्वेश्चन के लिए दोनों चीजें कैलकुलेट कर लेते हैं, पीआई भी देख लेते हैं, ईपीआई भी देख लेते हैं। देखो सबसे पहले इस वन के लिए एक ही पॉसिबिलिटी है, क्वाड बनेगा। इस वन के लिए एक ही पॉसिबिलिटी है, क्वाड बनेगा, यानी कि ये क्वाड है ना। इस वन के लिए ये पेयर, इस वन के लिए पेयर, इस वन के लिए ये पेयर। अब देखो इस वन के लिए ये क्वाड बनेगा। सबसे पहले मैं पीआई देख लूं। पीआई का मतलब जितने भी ग्रुप बने आपके पास, एक क्वाड, 2 3 4, 4 ही पॉसिबिलिटी है। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं है। ईपीआई
ईपीआई, ईपीआई एक, ये ग्रुप बनेगा, इस वन को कवर करने की एक ही पॉसिबिलिटी है, ग्रुप बनेगा 2, इस वन के लिए एक ही पॉसिबिलिटी है 3, इस वन के लिए एक ही पॉसिबिलिटी 4, यानी कि ईपीआई भी 4 होंगे। यानी कि जो भी ग्रुप्स बने हैं ये सारे के सारे पीआई होंगे, ये सारे के सारे आपके ईपीआई होंगे। आगे बात समझ में? हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, नंबर ऑफ ईपीआई, नंबर ऑफ ईपीआई इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू नंबर ऑफ पीआई। नंबर ऑफ ईपीआई नंबर ऑफ पीआई से हमेशा लेस देन या उसके बराबर होंगे, यानी कि हमेशा पीआई ज्यादा होंगे या ये ईपीआई के इक्वल होगा। राइट, अरे बात समझ में? क्लियर? तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर आएगा ऑप्शन ए 4। पीआई पूछता तो भी आंसर 4 था, ईपीआई पूछा तो भी आंसर 4 होगा। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, प्राइम इम्प्लीकेंट्स जितनी भी बिगेस्ट पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं सारी की सारी आपकी पीआई, और उन पॉसिबिलिटी में जिन पॉसिबिलिटी के लिए सिंगल मेथड है मेरे पास, पर्टिकुलर वन के लिए चेक करूंगा हर वन के लिए, तो जिन जिन वन के लिए मेरे पास सिंगल सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड है कवर करने का, तो वो सारे ग्रुप्स क्या होंगे मेरे ईपीआई में जाएंगे, वो सारे ग्रुप्स मेरे ईपीआई में कंसीडर होने वाले हैं। क्लियर? नेक्स्ट 46 क्वेश्चन, 46 क्वेश्चन, डी मॉर्गन्स थ्योरम, डी मॉर्गन्स थ्योरम पढ़ा है। ए बी का होल बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, सही है। ए बी का होल बार, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है ना। डी मॉर्गन्स पता है हमको, ए प्लस बी होल बार इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार, और एक होती है ए डॉट बी का बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। राइट, ये होती है ना। तो ऑप्शन है, ऑप्शन है 46 का आंसर ऑप्शन है। क्लियर? सिंपल सा क्वेश्चन था। 47 कॉन्शियसनेस थ्योरम, कॉन्शियसनेस थ्योरम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? ऑप्शन सी। ए और ए बार दोनों फॉर्म्स में है यहां पर, है ना, ये दोनों फॉर्म्स में है, तो ये टर्म्स बच जाएंगी। ये टर्म आपकी क्या होगी? रिडंडेंट टर्म होगी, दैट इज योर रिडंडेंट टर्म, ये आपकी एलिमिनेट हो जाएगी। ऑप्शन सी। 48 क्या आंसर आएगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, ए कॉमन ले लूंगा, 1 प्लस बी बार सी डी बार सी डी बार, 1 प्लस कुछ भी हो, 1 प्लस कुछ भी हो 1 आएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा ए कॉमन लिया, 1 प्लस कुछ भी हो, कितनी भी बड़ी टर्म हो, देखना ही नहीं है, आंसर 1 हो जाएगा, क्योंकि पता है हमको बूलियन में 1 प्लस कुछ भी करेंगे क्या आएगा? 1 आएगा। 1 प्लस मतलब 1 और कुछ भी करेंगे दैट इज इक्वल्स टू 1। ऑप्शन है। 49 द बूलियन फंक्शन y is equals to ab plus cd, ab plus cd is to be implemented by using two input। कल किया था ये हमने, कल ही किया था ये क्वेश्चन, ध्यान है। लास्ट क्वेश्चन जो 44 हमने छोड़ा था वो छोड़ा था ab plus cd plus ef, तो वहां पर ab plus cd पहले हमने किया था। कितने गेट काम में आए थे? ab plus cd के लिए कितने गेट काम में आए थे? 3 गेट्स। आ रहा है ना ध्यान? ab cd यही था, बबल 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 बबल, नैंड नैंड, बबल डॉर, बबल डॉर इज द अल्टरनेट सिंबल ऑफ नैंड, बबल डॉर इज अल्टरनेट सिंबल ऑफ नैंड। 1 2 3 3 नैंड गेट्स, 3 नैंड गेट्स। तो ए बी प्लस सी डी के लिए नैंड गेट्स आपको चाहिए होंगे 3, यानी कि 49 का आंसर आएगा ऑप्शन सी। फिफ्टी क्वेश्चन, आउटपुट ऑफ नैंड गेट इज 0 फॉर 3 इनपुट्स। कह रहा है नैंड गेट के 3 इनपुट्स हैं, आउटपुट 0 कब मिलेगा? मेरे को पता है नैंड गेट के लिए, ऑप्शन छोड़ो बाद में, है ना, पहले देखो नैंड गेट के लिए पता है एक भी इनपुट 0 हो गया तो आउटपुट 1 मिलता है, एक भी इनपुट 0 हो गया तो आउटपुट क्या मिलता है? 1 मिलता है। नैंड गेट 0 देता है कब? जब उसके सारे इनपुट क्या होते हैं? हाई होते हैं, 1 होते हैं। नैंड गेट के जब सारे इनपुट हाई होंगे, 1 होंगे, तो ही आउटपुट क्या आएगा? 0 आएगा।
ठीक है, तो नैंड गेट वन ऑफ द इनपुट इज 1, नहीं काम चलेगा। नन ऑफ द इनपुट्स, आगे कुछ मिसिंग है, ठीक है। ऑल द इनपुट्स आर 1, टू ऑफ द इनपुट्स, क्योंकि दो इनपुट अगर 1 पे होंगे और एक 0 हुआ तो ये 1 दे देगा। एक इनपुट 1 होने से भी काम नहीं चलेगा। काम किससे चलेगा? जब तीनों इनपुट 1 होंगे, तीनों इनपुट 1 होंगे तब जाके यहां पर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ऑप्शन सी, ऑल द इनपुट्स आर एट लॉजिक 1, ऑल द इनपुट्स आर एट लॉजिक 1। क्लियर? a logic circuit that provides a high output if one input or the other input but not both is high। a logic circuit that provides a high output देगा। a logic circuit that provides a high output चाहिए, ठीक है। पूछा कौन सा गेट है जो हाई आउटपुट देगा? कब? जब आपका वन इनपुट और द अदर इनपुट बट नॉट बोथ इज हाई। जब दो इनपुट में से कोई एक इनपुट हाई हो, यानी कि कह रहा है जब दो इनपुट में से कोई एक इनपुट हाई हो दूसरा लो हो, दोनों एक साथ हाई नहीं होने चाहिए, दोनों एक साथ हाई नहीं होने चाहिए। यानी कि 0 1 और 1 0 पे, इन शॉर्ट 0 1 1 0 पे आपको आउटपुट क्या चाहिए? 1, ठीक है। तो इसको और गेट बिल्कुल देगा, और गेट बिल्कुल देगा, नॉट गेट तो है हो गई नहीं, एक्सॉर बिल्कुल देगा, एक्सनॉर नहीं देगा। सर यहां तो दो ऑप्शन आ गए, ए और सी हो गया। यहां तो सर दो ऑप्शन आ गए, ए और सी दोनों सही है। 0 1 पे भी 1 देगा, 1 0 1 देगा, बट यहां पर ये मेंशन है बट नॉट बोथ। ये जो और गेट है ये 1 1 पे भी 1 देगा। वो कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ 0 1 और 1 0 पे 1 देना चाहिए, यानी कि दो इनपुट में से कोई एक 1 हो तो ही 1 आना चाहिए, दोनों साथ में 1 हो तो 1 नहीं आना चाहिए। तो और गेट दोनों 1 पे भी 1 देता है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन आएगा सी, एक्सॉर गेट। एक्सॉर गेट ही है जो एक इनपुट 1 होने पर आपको 1 देगा। आई बात समझ में? क्लियर है? अगला क्वेश्चन ट्राई करो, है ना? अगला क्वेश्चन ट्राई करो, 1 मिनट मारो। यदि आपको 100 स्टूडेंट्स करना है तो सभी लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि 100 स्टूडेंट्स के अंदर मालूम चले कि तुम्हारा टेबल क्या हुआ? आई आंसर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड यूनिवर्सल गेट? अरे सर ये तो अब टिप्स पे है। नैंड और नॉर गेट होते हैं ना, नैंड और नॉर होते हैं। तो 52 का आंसर सी, 52 का आंसर सी, ठीक है। क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग 53 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वर्टेड और गेट? इन्वर्टेड और गेट, इन्वर्टेड और गेट कौन सा होता है? नॉर होता है। इन्वर्टेड और यानी कि और का नॉट, और का नॉट कौन सा होता है आपका? नॉर होता है। और का नॉट कौन सा होता है? नॉर होता है। बी ऑप्शन, राइट। 54 सिंपल से क्वेश्चन थे, बिल्कुल ही है ना, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन थे। डुअल, डुअल हमने पढ़ा था, डुअल पढ़ा था ना। क्या था डुअल? एंड का और हो जाता है, और का एंड हो जाता है। तो पूछ रहा है इस एक्सप्रेशन का डुअल क्या होगा? इस एक्सप्रेशन का डुअल क्या होगा? तो डुअल क्या करेंगे? और की जगह एंड हो जाएगा, तो x डॉट वाई प्लस जेड, एक्स डॉट वाई प्लस जेड, यानी कि ऑप्शन ए या बी में से होने वाला है, ठीक है। फिर ये एक्स वाई हो जाएगा, इधर प्लस आ जाएगा, इधर एक्स जेड आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आएगा, है ना। ये आपका डॉट बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, ये डॉट बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, ये डॉट बन जाएगा। डुअल में हमेशा ध्यान रखना, सिंपल सा कंसेप्ट है, एंड को और में कन्वर्ट कर देंगे और ऑपरेशन को एंड कर देंगे, एंड की जगह और की जगह एंड, दैट इज योर डुअल एक्सप्रेशन,
क्लियर? 55 सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन, सिंप्लीफाइड फॉर्म, इसका सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन क्या होगा? सॉल्व करो। यहां पर आप लगाओगे ट्रांसपोजिशन प्रॉपर्टी। ट्रांसपोजिशन प्रॉपर्टी याद है, a प्लस बी a प्लस सी इज इक्वल्स टू a प्लस बी सी। a प्लस बी डॉट a प्लस सी इज इक्वल्स टू a प्लस बी सी। ये क्या है आपकी ट्रांसपोजिशन प्रॉपर्टी। क्या है? ट्रांसपोजिशन प्रॉपर्टी। तो यहां पर देखें a प्लस बी a प्लस सी बोल दूं, a प्लस बी a प्लस सी बोल दूं तो क्या आ जाएगा? ये a प्लस बी डॉट बी बार, बी डॉट बी बार क्या हो जाएगा? 0। बी डॉट बी बार क्या हो जाएगा? 0। तो क्या बचा? a बचा। a प्लस यहां पर तो ये सॉल्व होने पर तो a आ जाएगा, कोई दिक्कत यहां तक? ट्रांसपोजिशन प्रॉपर्टी होती है a प्लस बी डॉट a प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी सी, राइट? तो वो अप्लाई किया, मिनिमाइज किया, तो ये तो आपका a आ जाने वाला है। आ जाएगा ये? बोलो कोई दिक्कत? ट्राई करो एक बार। ठीक है, तो यहां से a आ गया। अब इसको मिनिमाइज करना है, इसको सिंप्लीफाइड करना है। इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट एज इट इज चलने दो। इसके बाद यहां पर एब्जॉर्प्शन लॉ नंबर 2, एब्जॉर्प्शन लॉ नंबर 2 क्या था? a प्लस ए बार बी इज इक्वल्स टू a प्लस बी, a प्लस ए बार बी इज इक्वल्स टू a प्लस बी। एब्जॉर्प्शन लॉ नंबर 2 था, मार्क किया था। अप्लाई कर दो इधर, अप्लाई कर दो इधर। तो a बार प्लस ए बी बार क्या दे देगा? a बार प्लस बी बार मिल जाएगा। क्या एब्जॉर्प्शन लॉ अप्लाई किया तो a बार प्लस बी बार मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा सर, लिख दो इधर a बार प्लस बी बार। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करना है। कॉम्प्लीमेंट डी मॉर्गन्स के अकॉर्डिंग, डी मॉर्गन्स के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? a भी आ जाएगा। क्या a का डबल बार कैंसिल, सम की जगह प्रोडक्ट, b का डबल बार कैंसिल, a प्लस ए बी, a प्लस ए बी सिंप्लीफाइड करोगे तो a मिल जाएगा। क्या a प्लस ए बी सिंप्लीफाइड करोगे तो a मिल जाएगा। क्या आंसर आ गया a। तो 55 का जो क्वेश्चन में एक्सप्रेशन दिया है उसका सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन होगा आपका a। सबसे पहले ट्रांसपोजिशन लगाई, a प्लस बी डॉट बी बार, बी डॉट बी बार 0, a बचेगा यहां से। यहां पर एब्जॉर्प्शन लॉ नंबर 2 लगाया, a प्लस ए बार भी a प्लस बी होता है, तो हमने लगाया a बार प्लस ए बी बार में तो a बार प्लस बी बार मिलेगा। a बार प्लस बी बार का बार डी मॉर्गन्स लगाया, a भी मिलेगा। a प्लस ए बी मिनिमाइज करोगे तो a आ जाएगा, क्योंकि a कॉमन लोगे 1 प्लस बी 1 होता है। क्लियर? तो 55 का आंसर आएगा ऑप्शन ए। फिफ्टी सिक्स क्वेश्चन क्या दिया है आपको? एक फंक्शन दिया है एफ ए बी जिसकी मिन टर्म्स है 0 1 2 3, 0 0 0 1 1 0 1 1। 0 का मतलब इस पर 1 है आउटपुट, 1 पर 1 है, 2 पर 1 है, 3 पर 1 है, राइट? क्या पूछ रहा है? द रिजल्टेंट बुलियन फंक्शन। सारी जगह फंक्शन का आउटपुट क्या है? 1 है, तो क्या आ जाएगा फंक्शन? f इज इक्वल्स टू 1। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। सारी जगह मिन टर्म्स है तो f इज इक्वल्स टू 1। सारी जगह अगर मैक्सटर्म होती, मान लो सब जगह अगर मैक्सटर्म होती तो आउटपुट क्या आता? f इज इक्वल्स टू 0। अगर यहां पर मिन टर्म की जगह मैक्सटर्म होती तो मेरा आउटपुट होता f इज इक्वल्स टू 0। तो किसी भी फंक्शन के लिए अगर सारी मिन टर्म्स दे रखी हैं आपको, सब जगह आउटपुट 1 है, तो डेफिनेटली आउटपुट फंक्शन होगा f इज इक्वल्स टू 1। और अगर सारी जगह मैक्सटर्म आपको दी हुई है और अगर आप या फिर सारा जगह आउटपुट आपका 0 है तो होने वाला है f इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? तो 56 का आंसर आएगा ऑप्शन डी। 57 स्टेयरकेस, 2 स्विचेस। आप लोगों के घर में भी आप देखते हो 2 वे स्विच होते हैं ना, 2 वे स्विच क्या होता है फंक्शन 2 वे स्विच का? ग्राउंड फ्लोर पे हो, फर्स्ट फ्लोर पे हो, कॉमन लाइट है, ग्राउंड फ्लोर से ऑन किया तो लाइट ऑन हो जाएगी, बट क्या होना चाहिए? जो फर्स्ट फ्लोर पे जो स्विच की पोजीशन है वो उसके अपोजिट होनी चाहिए, है ना? अगर ग्राउंड फ्लोर पे ऑन कर रहे हो तो फर्स्ट फ्लोर पे ऑफ होना चाहिए स्विच, तब
जाके लाइट ग्लो होगी, राइट। या फिर ग्राउंड फ्लोर पे अगर ऑफ कर रखा है तो फर्स्ट फ्लोर से ऑन करोगे तो उससे लाइट आपकी ग्लो होगी। यानी कि टू वे स्विच में होता क्या है, दो स्विच है, दोनों से आपकी लाइट ग्लो होगी, बट कंडीशन क्या होनी चाहिए, दोनों स्विच आपस में सेम कंडीशन में नहीं होनी चाहिए। अगर सेम कंडीशन में होंगे तो लाइट ग्लो नहीं होगी, अपोजिट कंडीशन में होंगे तो डेफिनेटली लाइट ग्लो होगी, डेफिनेटली लाइट ग्लो होगी। आगे बात समझ में। तो यहां पर आप देखोगे टू स्विच है ए बी जो कि लैंप को कंट्रोल कर रहे हैं, बूलियन एक्सप्रेशन। तो आपको समझ में आ गया होगा जो हम बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जब अपोजिट कंडीशन में होंगे तो लाइट ग्लो होगी, सेम स्विचिंग में हुए तो लाइट ग्लो नहीं होगी, सेम स्विचिंग में हुए तो लाइट ग्लो नहीं होगी, अपोजिट में लाइट ग्लो होगी। तो ये टेबल आपकी ए एक्सॉर बी के लिए बनती है क्या, ए एक्सॉर बी, यही कहता है, पढ़ा था हमने, ए एक्सॉर बी सेम इनपुट पर 0 देगा, कॉम्प्लीमेंट इनपुट्स हैं तो 1 देगा। यानी कि ए एक्सॉर बी का मतलब है ए बी बार प्लस ए बार बी, ए बी बार प्लस ए बार बी, ऑप्शन ए बार बी प्लस ए बी बार, ऑप्शन ए। तो 57 का आंसर है ऑप्शन ए। तो कहीं पर भी आपको टू वे स्विच की बात करें, स्टेयरकेस की बात करें, तो समझ जाना आंसर क्या होने वाला है आपके पास, ऑप्शन ए। क्लियर, एक्सॉर है ना। 58 है 7404 इज बेसिकली ये आईसी का नंबर है ना, आईसी का नंबर है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत रेयर आपसे पूछता है, ठीक है। आईसी का नंबर है, इसके लिए डायरेक्टली आप याद रख लें दैट इज योर हेक्स इन्वर्टर, ठीक है। ज्यादा होगा तो मैं आप लोगों के साथ इसकी पूरी एक लिस्ट है वो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, तो वहां से आप लोग याद कर सकते हैं, बट याद करने का कोई फायदा है नहीं क्योंकि बहुत रेयरली क्वेश्चन पूछता है। बट फिर भी फॉर द इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो मैं आप लोगों को वो पूरी लिस्ट एक बार शेयर कर सकता हूं, जिसमें कि 7402, 7404, ठीक है, अलग अलग तरह के आईसीज हैं कि कौन सी आईसीज क्या होती है। कोई आपकी नैंड गेट के लिए होती है, कोई नॉर के लिए होती है, कोई 2 इनपुट के लिए, कोई 3 इनपुट के लिए, तो वो अलग अलग तरह के आईसीज के हैं, ठीक है। तो उसी में से एक है 7404 जो कि आपका हैग्स इन्वर्टर होता है। हैग्स का मतलब 6 और इन्वर्टर का मतलब नॉट गेट है ना, ठीक है। 59th, the NAND gate output will be low if the 2 inputs are, NAND gate का आउटपुट लो होगा, NAND gate output will be low if the 2 inputs are, NAND gate का आउटपुट लो होगा, लो चाहिए, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसको। NAND गेट लो कब देगा, जब दोनों इनपुट्स हाई होंगे, जब दोनों इनपुट्स हाई होंगे तभी NAND गेट से क्या मिलेगा, लो मिलेगा। एक भी इनपुट अगर लो हो गया तो आउटपुट क्या दे देगा, 1 दे देगा आपका NAND गेट। तो ये जो बाकी 3 ऑप्शन हैं, इन तीनों ऑप्शंस के लिए आउटपुट क्या होगा, 1 होगा, आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। क्लियर। तो 59 का आंसर आएगा ऑप्शन डी। 60th क्वेश्चन, ए बार बी बार सी बार का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्विवेलेंट टू, ए बार बी बार सी बार का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्विवेलेंट टू, डी मॉर्गन्स लगाना है, ए डबल बार बी डबल बार सी डबल बार, ये कैंसिल, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, सी, ऑप्शन सी, ए प्लस बी प्लस सी, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। Sixty-one. The number of terms in a logic function of 3 variables x, y, z are, कह रहा है कि आपके पास कोई लॉजिक फंक्शन है x, y, z के में, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, लॉजिक फंक्शन की नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी आपके पास। जब हम बात करते हैं फॉर द 3 इनपुट की हम बात करें, 3 वेरिएबल्स है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी पॉसिबल है, दैट इज 2⁻3, दैट इज 8।
ठीक है। बेसिकली इस तरह के जो क्वेश्चन है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होते हैं, है ना। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होते हैं कि एग्जैक्टली लैंग्वेज क्या बोल रहा है ना। एग्जैक्टली लैंग्वेज क्या बोल रहा है ये थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो पाता है ना। तो नंबर ऑफ टर्म्स बोल रहा है लॉजिक फंक्शन के लिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास जो होती हैं फॉर द 3 वेरिएबल दैट इज 2⁻3। बुलियन फंक्शंस बोलता तो क्या होता 2⁻2⁻3, है ना। कल पढ़ा था हमने, कल या उससे पहले की क्लास में हमने ये कवर किया था, ठीक है। तो 61 के लिए आंसर आएगा आपका ऑप्शन C8। अगर 4 पूछता वहां पर 4 वेरिएबल्स तो आंसर होता 16। 2 पूछता तो आंसर होता 4, 2⁻n आंसर होता 2⁻n। क्लियर। 62 the output x of the OR gate shown in figure is। आउटपुट x क्या होगा OR गेट का। ये OR गेट दे रखा है, सारे इनपुट 1 है, 1 देगा क्योंकि मेरे को पता है OR गेट में सारे 1 क्या, एक भी 1 कर दिया तो भी 1 मिल जाता है। OR गेट में एक भी 1 कर दिया तो भी 1 मिल जाता है। यहाँ तो सारे 1 कर रखे हैं तो डेफिनेटली क्या देगा 1 देगा। अगर मैं इधर NOR गेट बना दूं तो आउटपुट क्या देगा। NOR गेट में अगर 1 मिलेगा तो आउटपुट क्या मिलता है 0 मिलता है, ठीक है। तो आपसे तो यहाँ पूछा है OR गेट तो आउटपुट क्या मिलेगा 1, दैट इज ए ऑप्शन, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन था। 63 क्वेश्चन करते हैं। द बुलियन एक्सप्रेशन a.a plus b is equals to सिंप्लीफिकेशन a.a plus b हमने पढ़ा था एब्जॉर्प्शन लॉ नंबर थर्ड। खोल के देखें नोट्स कॉपी। a.a plus b is equals to a होता है, डायरेक्टली प्रॉपर्टी है। एब्जॉर्प्शन लॉ नंबर थर्ड है, ये डायरेक्टली प्रॉपर्टी है। a.a plus b is equals to क्या होता है a होता है। आंसर आएगा ऑप्शन सी ए। ज्यादा कुछ इसमें समझने का है नहीं, समझाने का है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। 64 द मोस्ट सुटेबल गेट फॉर कंपेयरिंग 2 बिट्स। 2 बिट के बीच में कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन आ रहा ध्यान। लॉजिक गेट्स लिखवाया था हमने टाइटल, फिर लिखा था हमने 3 कैटेगरी बनाई थी, नॉट एंड और, बेसिक गेट्स, नैंड नॉर, यूनिवर्सल गेट्स, एक्स और एक्स नॉर, कंपैरिजन गेट्स। वहां पर एक वर्ड 3 वर्ड लिखे थे, कंपैरिजन, कोड कन्वर्जन, अरिथमेटिक ऑपरेशन। तो उसमें एक वर्ड था कंपैरिजन गेट्स, यानी कि कंपैरिजन करना हो कौन से गेट्स काम में लेते हैं एक्स और एक्स नॉर। तो यहां पर आप देखेंगे ऑप्शन में दे रखा है एक्स और, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। तो कहीं पर भी अगर आपको इनपुट्स के बीच में, बिट्स के बीच में कंपैरिजन करना है तो हम काम में लेंगे आपका एक्स और एक्स नॉर, क्योंकि एक्सॉर के लिए हमको पता है सेम इनपुट होगा तो 0 देगा, कॉम्प्लीमेंट होंगे इनपुट तो 1 देगा। एक्स नॉर के लिए सेम होगा तो 1 देगा, कॉम्प्लीमेंट होंगे तो 0 देगा, है ना। बिल्कुल चीजें बिल्कुल इस तरीके से स्ट्रांगली याद होनी चाहिए, दिमाग में फिट होनी चाहिए, ताकि इन चीजों पर बार बार जोर नहीं देना पड़े। इस तरह के क्वेश्चन अगर आ गए एग्जाम में तो मजा आ जाएगा, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है और इनको तो देखते ही पढ़ते ही डायरेक्ट टिक, यानी कि 2-3 सेकंड का खेल खत्म, है ना। बस यही चाहिए, यही चाहिए। अगला क्वेश्चन 65 क्वेश्चन, डी मॉर्गन सेकंड थ्योरम। आप देखें यहां पर फर्स्ट थ्योरम होती है डी मॉर्गन्स की, a प्लस बी होल बार इज इक्वल्स टू a बार डॉट b बार, और सेकंड थ्योरम होती है ए बी का होल बार इज इक्वल्स टू a बार प्लस b बार। हम पूछ रहे हैं आपसे सेकंड थ्योरम होगी ऑप्शन डी। ये फर्स्ट थ्योरम होती है और ये सेकंड थ्योरम होती है, ठीक है। नोट कर ले इस बात को भी। नोट करने के बाद फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 66 सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन पूछ रहा है इसका, सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन, ठीक है। तो यहां से yz कॉमन ले लेता हूं, इन दोनों में से yz कॉमन, क्या बचेगा x प्लस 1 प्लस xz, ये तो पूरा 1 हो जाएगा, तो क्या बचा yz प्लस xz। yz प्लस xz का मतलब है z कॉमन हो गया तो x प्लस y आ जाएगा, z कॉमन हो गया तो x प्लस y आ जाएगा, ऑप्शन डी। z कॉमन हो गया तो x प्लस y आ जाएगा, ऑप्शन डी। आगे बात समझ में क्लियर है।
इन सब क्वेश्चंस में तो दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए है ना, ये तो बिल्कुल स्मूथली चलने चाहिए है ना, क्योंकि इनमें अगर फंस गए तो फिर बेकार है, फिर डिजिटल पढ़ने का मतलब बेकार है ना, सीखने का मतलब बेकार है, क्योंकि मेरा फोकस है सिखाने पे, सीखना है चीजों को। और सीखोगे कब? जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। यहाँ क्वेश्चन नहीं हो रहे, घर जाके वापस ट्राई करो 1 बार 2 बार, और जैसे जैसे चीजों को प्रैक्टिस करने लगोगे तो स्मूथनेस आने लगेगी, ठीक है, चीजें माइंड में सेट होने लगेंगी, याद होने लगेंगी, तो इजीली क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है ना, ठीक है, क्योंकि इन क्वेश्चंस को करने में मजा आता है ना, दिमाग तो लगाना ही है, बट मजा भी आता है करने में कि कैसे करें, है ना। 67 लॉजिक एक्सप्रेशन कैन बी सिंप्लीफाइड बाय यूजिंग, लॉजिक एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाइड करते हैं किस मेथड से? बूलियन अलजेब्रा से, बिल्कुल करते हैं, प्रॉपर्टीज जो हम काम में ले रहे हैं वो इसी से, कार्नोफ के मैप के थ्रू। टेबुलेशन मेथड एक और होता है, बीटेक में आप लोग पढ़ते हैं टेबुलेशन मेथड, है ना, पर गेट वगैरह में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो हैं आपके, कोई सा भी एग्जाम है, वहां पर इस मेथड को यूज नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा इन दोनों से काम चल जाता है। बट टेबुलेशन मेथड आपने बीटेक में डेफिनेटली पढ़ा है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, एनी ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। तीनों ही मेथड हम काम में लेते हैं किसी भी फंक्शन को सिंप्लीफाइड करने के लिए, मिनिमाइज्ड करने के लिए, ठीक है। 67 का आंसर ऑप्शन डी। 68 एंड सर्किट इज अ मेमोरी सर्किट। मेमोरी सर्किट है क्या? नहीं है। नेगेटिव और सर्किट है क्या? नेगेटिव और सर्किट इज अ लीनियर सर्किट। एक मिनट, मेमोरी सर्किट है क्या? नहीं है। लीनियर सर्किट कोई मतलब नहीं है। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे, नेगेटिव और या फिर आउटपुट। गिव्स एन आउटपुट व्हेन ऑल इनपुट सिग्नल आर प्रेजेंट साइमल्टेनियसली। आपको आउटपुट देगा जब कोई भी सिग्नल साइमल्टेनियसली प्रेजेंट होगा आपके पास। साइमल्टेनियसली प्रेजेंट होने का मतलब क्या है? साइमल्टेनियसली प्रेजेंट होने का मतलब जब सारे इनपुट, साइमल्टेनियसली का मतलब जितने भी इनपुट हैं सारे के सारे प्रेजेंट हो। प्रेजेंट होने का मतलब है 1, राइट। मान लो ये 4 इनपुट गेट है या 2 इनपुट एंड गेट है, 2 इनपुट है, दोनों इनपुट प्रेजेंट होने चाहिए, मतलब 1 होना चाहिए, 1 देगा, है ना, तभी देगा आउटपुट, वरना आउटपुट क्या देगा? 0। तो 0 का मतलब आउटपुट नहीं दिया, 1 दिया, है ना। तो ये तो डेफिनेटली है। नेगेटिव और सर्किट अगर है तो इसको पॉजिटिव लॉजिक एंड बोलना पड़ेगा, है ना, नेगेटिव और सर्किट। तो ये भी एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर रहा है, तो हमारे पास ये जो ऑप्शंस के वो कंसीडर करें तो ऑप्शन बी सेटिस्फाई करेगा कि आपको आउटपुट देगा जब सारे इनपुट साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ प्रेजेंट हो। एक साथ प्रेजेंट का मतलब सारे इनपुट एक साथ 1 हो, तो ही आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो 68 का आंसर है हुआ ऑप्शन बी। 68 का आंसर हुआ ऑप्शन बी। क्लियर? In which logic gate the output is high when all the inputs are low? In which logic gate, कौन सा लॉजिक गेट है जिसका आउटपुट हाई होगा? जिसका मान लो ये कि गेट है जिसका आउटपुट हाई होगा जब ऑल द इनपुट्स आर लो, जब दोनों इनपुट लो। ऐसा कौन सा गेट है जो कि 0 0 पर 1 देगा? आपको 0 0 पे 1 देगा। ऐसा कौन सा गेट है? देखो 0 0 पे 1 देगा। एक तो मेरे को ध्यान आ रहा है नैंड, 0 0 पे 1 देता है। एक मेरे को ध्यान आ रहा है नॉर, 0 0 पे 1 देता है। एक मेरे को ध्यान आ रहा है एक्सॉर, 0 0 पे 1 देगा। ये 3 गेट होंगे। तो देखो नैंड नॉर एक्सॉर नहीं है, ऑप्शन सी आएगा। नैंड नॉर दोनों देंगे, नैंड नॉर दोनों 0 0 पे क्या देंगे? 1 देंगे। नैंड और नॉर
दोनों 0 0 पे क्या देंगे 1 देंगे। एक्सॉर भी 0 0 पर आपको, सॉरी एक्सॉर नहीं एक्सनॉर, एक्सॉर नहीं एक्सनॉर, एक्सनॉर भी आपको 0 0 पे 1 देता है, बट वो ऑप्शंस में है नहीं तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो एट द प्रेजेंट क्वेश्चन हमारे पास ऑप्शन सी मैच कर रहा है, तो 69 का आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। क्लियर? क्वेश्चंस में कहूं तो सिंपल होते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है ना, थोड़ा सा चीजों को दिमाग में फिट कर रखना पड़ेगा आपको बस, बाकी आसान होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होंगे। एक बार समझने की देर है, उसका टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। कोई भी क्वेश्चन आप उठा लो 20-30 सेकंड से ज्यादा का नहीं है, कैलकुलेशन भी करोगे कुछ सॉल्व भी करोगे तो 20-30 सेकंड के अंदर सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। और कुछ क्वेश्चन तो इतने ईजी आते हैं कि आपको बस देखते ही आंसर टिक है ना, 2-3-5 सेकंड में खत्म। तो बस, तो ये उस तरह का चैप्टर है ये, है ना, जहां पर कैलकुलेशन कम होगी बट चीजें छोटी हैं, बस वो दिमाग में एक बार याद है तो फटाफट से क्लिक करेंगे और अपन उसको सॉल्व कर देंगे, है ना। 70 क्वेश्चन, द बुलियन एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू ab प्लस cd रिप्रेजेंट ab प्लस cd क्या कर रहा है, 2 ऑर्स एंड टुगेदर, 2 और एंड गेट का कॉम्बिनेशन नहीं, 4 इनपुट एंड गेट, 4 इनपुट का एंड गेट है क्या, नहीं है, एक्सक्लूसिव और है क्या, एक्सॉर है क्या, नहीं है, 2 एंड विद एंड 1 और गेट टुगेदर, 2 एंड गेट विद अ और गेट, ये सही है सर, तो ऑप्शन सी आएगा, है ना। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में सारे स्टेटमेंट ऑप्शंस आपको पढ़ने होंगे अच्छे से, फिर देखना होगा जो मेरा बेस्ट आंसर होगा वो टिक करूंगा। तो इस क्वेश्चन में आप देखोगे ऑप्शन सी आपका बेस्ट है, दैट इज 2 एंड आएंगे और एक और गेट होगा, ठीक है। तो 70 का आंसर है ऑप्शन सी। सेवेंटी वन क्या कह रहा है, एंड गेट है, एंड गेट का आउटपुट 1 चाहिए, ए और बी 2 इनपुट है, तो एंड गेट का आउटपुट 1 मिले उसके लिए ए और बी की वैल्यूज क्या होनी चाहिए, हमको पता है एंड गेट 1 कब देगा, एंड गेट 1 सिर्फ और सिर्फ तभी देगा जब सारे इनपुट उसके क्या होंगे 1 होंगे, जब सारे इनपुट 1 होंगे तभी एंड गेट क्या देगा 1 देगा, यहां पर 0 देगा, यहां पर भी 0 देगा, यहां पर भी 0, क्योंकि एंड गेट का अगर एक भी इनपुट 0 हो गया तो 0 मिलेगा, 1 मिलेगा जब सारे इनपुट 1 होंगे। क्लियर? तो 71 का आंसर है ऑप्शन बी। 72 the Boolean algebra, in the Boolean algebra the term sum of product means, sum of product का मतलब क्या है, the AND function of several OR function, the OR function of several AND function, the OR function of several OR functions, AND function of several AND, ये तो नहीं है। sum of product में हम क्या करते हैं, आपके पास प्रोडक्ट टर्म्स होती हैं उनका सम करते हैं, है ना, प्रोडक्ट टर्म्स का सम करते हैं। द और फंक्शन ऑफ सीवरल एंड फंक्शन, जो आपके पास बहुत सारे एंड फंक्शंस हैं उनका क्या करते हो आप, और करते हो, ऑप्शन बी। एंड फंक्शन ऑफ सीवरल और फंक्शन, ये क्या कहेगा, ये आपका बन रहा है पीओएस, प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म्स, सीवरल और फंक्शंस का आपने एंड कर दिया तो वो आपका होगा पीओएस की डेफिनेशन। एसओपी का मतलब है द और फंक्शन ऑफ सीवरल एंड फंक्शन, जो सीवरल एंड फंक्शंस है उनका सम, जैसे कि ए बी प्लस बी सी, तो ये आपके एंड फंक्शन है, इसका और कर दिया, ऑप्शन बी। तो एसओपी इस क्वेश्चन के लिए आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। तो हर एक ऑप्शन ध्यान से पढ़ना है, जल्दबाजी में गलती नहीं कर देनी है ना, आसान है चीजें, बस गलती नहीं करनी है इनमें, ठीक है। तो 72 का आंसर ऑप्शन बी। 73 the Boolean expression of 3 input AND gate is, 3 इनपुट एंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, अरे क्या क्वेश्चन है, सिंपल सा आता है ना, ऑप्शन डी है। एंड गेट है तो एंड गेट क्या देता है, ए डॉट बी डॉट सी, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अगर ये है तो ये किस गेट के लिए है, और गेट के लिए, ये किस गेट के लिए है,
और गेट के लिए। बाकी ये कस्टमाइज्ड है, जैसे कि यहाँ पर नॉट लगेगा फिर एंड लगेगा, नॉट लग के फिर और लगेगा, है ना, वो कस्टमाइज्ड है। तो ये एंड गेट के लिए, वो और गेट के लिए। ऑप्शन ए 73 का आंसर ऑप्शन ए। सेवेंटी फोर नॉर गेट इज इक्वल टू, बहुत ध्यान से ऑप्शन पढ़ना, नॉर गेट किसके इक्वल है? नॉर गेट इज इक्वल टू और गेट विथ नेगेटेड इनपुट्स। नेगेटेड मींस बबल्ड, बबल्ड नेगेटिव है ना, बबल्ड। और गेट विथ नेगेटेड इनपुट्स, क्या ये नॉर होता है? नहीं होता सर, ये तो नॉर, ये तो नैंड होता है। ये तो क्या होता है? नैंड होता है। तो सर ऑप्शन ए तो गलत हो गया। ऑप्शन बी नैंड गेट विद नेगेटेड आउटपुट, नैंड गेट विद नेगेटेड आउटपुट, नहीं, ये एंड बन जाएगा, ये भी गलत। एंड गेट विद नेगेटेड आउटपुट इनपुट, एंड गेट विद नेगेटेड इनपुट, बबल्ड एंड इज द अल्टरनेट सिंबल ऑफ, सर ये तो नॉर बनता है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। तो दैट्स व्हाई हर एक ऑप्शन को बहुत ध्यान से समझना है। नेगेटेड का मतलब बबल्ड इनपुट या बबल्ड आउटपुट, ठीक है, तो बहुत ध्यान से पढ़ना है। गेट कौन सा दिया है, नेगेटेड इनपुट है या नेगेटेड आउटपुट है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। तो ऑप्शन सी आएगा, क्योंकि एंड गेट के जब नेगेटिव इनपुट हम कर देंगे, जब बबल इनपुट कर देंगे, तो वो आपका नॉर बन जाता है, नॉर बन जाता है। तो 74 का आंसर नॉर। अगर नैंड बोलता तो नैंड के लिए मेरा आंसर होता ऑप्शन ए, क्योंकि ऑप्शन ए आपका नैंड बना रहा है ना। 75 लॉजिक सिस्टम पढ़ चुके हैं, पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम बोल रहा है, पढ़ा था। लॉजिक वन से किसको शो करते हैं? हाई वोल्टेज को। पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम, हमने दो चीजें पढ़ी थी ना, पॉजिटिव लॉजिक और नेगेटिव लॉजिक। पॉजिटिव लॉजिक में 0 से लो वोल्टेज, 1 से हाई वोल्टेज। नेगेटिव लॉजिक में 0 से हाई वोल्टेज और 1 से लो वोल्टेज। तो पॉजिटिव लॉजिक में आपके पास 0 से लो, 1 से हाई, तो 1 पे पूछ रहा है तो 1 पे क्या करूंगा? हायर वोल्टेज लेवल, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, राइट। अगर पूछता लॉजिक 1 इन नेगेटिव लॉजिक सिस्टम, तो नेगेटिव लॉजिक में 1 से क्या थे? लो, तो मेरा आंसर होता ऑप्शन बी, है ना। तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन ऑप्शंस आपको पढ़ने होंगे, हल्का हल्का सा फर्क होता है, चीजों को बस अच्छे से दिमाग में सेट करना है एक बार, है ना। 75 हो गया। 76 द आउटपुट ऑफ एक्सनॉर लॉजिक गेट इज 1। एक्सनॉर लॉजिक गेट का आउटपुट 1 होगा कब? एक्सनॉर 1 कब देता है? जब दोनों इनपुट सेम होते हैं। एक्सनॉर दोनों इनपुट सेम होंगे 1 देगा, दोनों इनपुट्स कॉम्प्लीमेंट होंगे तो 0 देगा। सेम पर 1 देता है, द इनपुट्स आर द सेम, वन इनपुट हाई अदर इज लो, नहीं होगा। अदर इनपुट्स आर डिफरेंट, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। एक्सनॉर 1 देगा जब दोनों इनपुट सेम होंगे, एक्सॉर 1 देगा जब दोनों इनपुट्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होंगे, है ना। देखो इतनी बार चीजें बोल रहा हूं तो दिमाग में बिल्कुल सेट हो जानी चाहिए इतनी बार बोलने के बाद, है ना। Which one of the following statement is not correct? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ये आपको पकड़ना है। x प्लस एक्स वाई, एक्स होता है, ये तो सही है। x एक्स बार प्लस वाई, ये 0, ये y, ये भी सही है, ये भी सही है। यहां से x कॉमन, y प्लस वाई बराबर, ये भी सही है। ये गलत हो गया, फिर तो देख लेते हैं। zx कॉमन लूंगा, 1 प्लस वाई बार, तो zx आना चाहिए जो नहीं है, यानी कि ये गलत हो गया। तो क्या पूछ रहा है आपसे? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इज नॉट करेक्ट की बात कर रहा है, यानी कि मेरे लिए जो टिक करने वाला आंसर है वो क्या है? डी। ए बी और सी ऑप्शन आपके करेक्ट हैं, डी आपका सही नहीं है। तो सही नहीं है पूछ रहा है, दैट्स ऑप्शन डी आपका यहां पर राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन होगा। आगे बात समझे, बहुत ध्यान से पढ़ना। देखो यहां पर कई बार गलत कर जाते हैं हम, करेक्ट पढ़ते हैं, करेक्ट देखा, ए दिख गया करेक्ट, अरे ए नहीं, ए बी सी तीनों ही करेक्ट है ना, अगर करेक्ट पूछेगा तो। बट हम कई बार जल्दबाजी में ए ऑप्शन देखते हैं, अरे करेक्ट है, ठीक है चलो आगे, है ना। बहुत ध्यान से पढ़नी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन
78 ए प्लस बी सी इक्वल्स टू, ए प्लस बी सी किसके इक्वल होगा? ए प्लस बी सी किसके इक्वल होगा? ए प्लस बी सी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या करती है? ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। आ रहा याद? ऑप्शन ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जब मैंने प्रॉपर्टीज बताया था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ए प्लस बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। 79 द गेट इज जनरली यूज्ड टू चेक फॉर पैरिटी और टू जनरेट। कल बताया था मैंने पैरिटी चेकर, पैरिटी जनरेशन, पैरिटी डिटेक्टर की अगर बात करेगा कौन सा गेट काम में आएगा? एक्सॉर। कौन सा गेट काम में आएगा? एक्सॉर गेट। ऑप्शन डी। पैरिटी चेकर, पैरिटी जनरेशन की अगर हम बात करेंगे तो गेट हम काम में लेते हैं एक्सॉर। ऑप्शन डी। नेक्स्ट 80 क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है सारे, ये फटाफट होंगे। बूलियन ऑपरेटर, हमारे पास 3 बूलियन ऑपरेशन होते हैं। नॉट होता है, एंड होता है, और होता है। और क्या होता है? क्या सर नैंड भी तो होता है? नैंड नहीं होता। नैंड क्या होता है? एंड का नॉट। नॉर क्या होता है? और का नॉट, है ना। तो आपके पास 3 बूलियन ऑपरेशन होते हैं, 3 बूलियन ऑपरेटर्स होते हैं, नॉट, एंड, और। यानी कि मेरा आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, नॉट और राइट। तो 3 बूलियन ऑपरेटर्स होते हैं, नॉट एंड और। ऑप्शन ए 80 का। 81 इन द लॉजिक सर्किट रिडंडेंट गेट। रिडंडेंट गेट का मतलब समझ गए? वो गेट जो कि फालतू का लगा हुआ है, जिसको हम हटा सकते हैं। वो गेट जिसको हम हटा सकते हैं, जिससे हमारे फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस गेट को हम हटा सकते हैं, वो गेट। तो यहां पर आप देखोगे 1 2 3 4 4 गेट मार्क कर रखे हैं। ठीक है, देखो ध्यान से। यहां पर मैं लिखूंगा x y बार z प्लस, और गेट है w बार x z प्लस w बार y z। यही तो है आपका x, यही तो है x, राइट। तो यहां पर आप देखोगे, ध्यान से देखोगे, यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर कंसियसनेस थ्योरम, कंसियसनेस थ्योरम क्या कहती है? देखो डब्ल्यू डब्ल्यू दोनों में है, तो ये तो नहीं होगा कंप्लीट, पर y और y बार है, y और y बार है आपके पास, यानी कि ये 2 टर्म्स बच जाएंगी। ये टर्म आपकी क्या होगी? रिडंडेंट होगी। ये टर्म क्या है आपकी? रिडंडेंट। और ये टर्म रिडंडेंट है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग में जो गेट होगा वो क्या होगा आपका? रिडंडेंट गेट होगा। वो क्या होगा आपका? रिडंडेंट गेट। यानी कि मेरा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मेरा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 2, गेट नंबर 2 इज अवर रिडंडेंट गेट। आ रही बात समझ में? रिडंडेंट गेट का मतलब वो गेट जो कि एक्स्ट्रा लगा हो, जिसको हम हटा सकते हैं। तो हमने फंक्शन लिखा, फंक्शन में लिखते समय देखा कि कंसियसनेस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये फंक्शन और आपका सिंप्लीफाइड हो रहा है, और जब सिंप्लीफाइड होगा तो ये टर्म हट जाएगी, क्योंकि आप देखोगे y और y बार दोनों प्रेजेंट हैं और कोई कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, तो y y बार यानी कि ये टर्म बचेगी, ये टर्म आपकी एलिमिनेट हो जाएगी। रिडंडेंट, रिडंडेंट टर्म है, यानी कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग में जो गेट होगा वो क्या होगा? रिडंडेंट गेट। यानी कि मेरा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, गेट नंबर 2। गेट नंबर 2 इज योर रिडंडेंट गेट। कंसियसनेस थ्योरम अगर याद ना रहे तो आप के मैप बना के भी इसको चेक कर सकते हो, बट वहां पर टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा सॉल्व करने में, है ना। तो 81 का आंसर ऑप्शन बी। तो अगर कहीं पर भी किसी भी सर्किट को देख के आपसे रिडंडेंट गेट पूछ ले, तो आप सबसे पहले उस पूरे का एक्सप्रेशन लिखना, और एक्सप्रेशन लिखने के बाद जब उसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करते समय जो भी टर्म पहली स्टेप में से हट रही है, उसके रेस्पेक्ट में जो गेट है वही आपका आंसर होगा। दैट इज योर रिडंडेंट गेट। आगे बात समझ में क्लियर है? 82 82
minimum number of 2 input NAND gates required to implement 2 input XNOR gate. XNOR गेट को इंप्लीमेंट करने के लिए कितने NAND गेट्स चाहिए होंगे? हमने 2 दिन पहले एक टेबल बनाई थी, उसमें लिखा था हर गेट के लिए कि कितने NAND कितने NOR, क्योंकि NAND और NOR क्या होते हैं? यूनिवर्सल गेट्स होते हैं और इनके थ्रू मैं कोई सा भी गेट इंप्लीमेंट कर सकता हूं। तो वहां पर हमने मेंशन किया था कि XOR को इंप्लीमेंट करने के लिए NAND गेट्स 4 चाहिए, NOR 5 चाहिए और XNOR के लिए NAND 5 चाहिए और आपके NOR 4 चाहिए। तो यहां पर NAND गेट से XNOR पूछ रहा है तो NAND गेट, XNOR को NAND गेट से इंप्लीमेंट करना है तो 5 NAND गेट चाहिए होंगे। XOR पूछता तो आंसर होता 4, है ना। तो ये टेबल मैं ऑलरेडी आपको मार्क कर चुका हूं, कैसे होगा वो अलग कंसर्न है, आपको तो सिंपल याद रख लो, इतना सही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है। 83 for a 4 input OR gate the number of input condition that will produce high output। 4 input OR gate है, आउटपुट हाई चाहिए, क्या कंडीशन होगी? क्या कंडीशन होगी? सारे इनपुट क्या हो? 1 हो। सारे इनपुट क्या हो? 1 हो। सारे इनपुट क्या हो आपके? 1। जब सारे इनपुट 1 होंगे तो ही क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। समझना है इधर, क्वेश्चन देखो खेल रहा है। 1 चाहिए, 1 कब मिलेगा? जब सारे 1 होंगे। सारे 1 का मतलब ABCD 1, 1 1 1 1 1। डेसिमल में बात करूंगा क्या आएगा? 15। डेसिमल में बात करूंगा क्या आएगा? 15। देखो बहुत ध्यान से चीजों को समझना है ना। हल्का सा लैंग्वेज चेंज होते ही, ऑप्शन चेंज होते ही सारा गेम बदल जाएगा। तो यहां पर आप देखोगे 4 इनपुट OR गेट है, द नंबर ऑफ इनपुट कंडीशन दैट विल प्रोड्यूस हाई आउटपुट। नंबर ऑफ इनपुट कंडीशन की इनपुट कंडीशंस आपके पास क्या होंगी जो कि आपको हाई आउटपुट दे। तो यहां पर आप देखोगे कि हल्का सा कंडीशन, हल्का सा बस लैंग्वेज चेंज हुई और लैंग्वेज चेंज होते ही सारा कुछ। तो यहां पर आप देखोगे OR गेट 1 देगा। 1 कब देगा? जब ABCD चारों 1 हो। चारों 1 का मतलब 1 1 1, डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा 15, यानी कि ये कंडीशन होगी तब जाके आउटपुट क्या आएगा? 1 आएगा। इसका मतलब है 0 0 0 1, यानी कि इस पे तो नहीं आने वाला क्योंकि 1 0 होते ही। सॉरी, क्या बोल रहा हूं मैं अभी? देखो क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ इनपुट कंडीशंस। हमारे पास जब 4 वेरिएबल होगा, इसको हम वैसे समझते हैं, जब मेरे पास 4 वेरिएबल ABCD OR गेट, मेरे पास ये 4 कंडीशंस होंगी, 4 इनपुट्स होंगे और इन 4 इनपुट्स के लिए ये टोटल 16 कॉम्बिनेशन हो गए, टोटल 16 हो गए। यहां पर 0 मिलेगा, बाकी सब पे OR गेट 1 देगा क्योंकि एक ना एक 1 तो मिलेगा और एक ना एक 1 मिलेगा तो आउटपुट क्या मिलेगा? 1। यानी कि टोटल 16 इनपुट कंडीशन है जिनमें से 15 इनपुट कंडीशन पर आपको आउटपुट क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। सिर्फ एक ही कंडीशन ऐसी है जहां पर आउटपुट क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो आपसे वो यही पूछ रहा है, कि किस इनपुट कंडीशन पर, कितनी इनपुट कंडीशंस होंगी जिसपे आपको OR गेट, 4 इनपुट OR गेट आपको हाई देगा। तो वो इनपुट कंडीशन कितनी है? 15 है ना। थोड़ा सा लैंग्वेज को समझना है बस, सब कुछ ठीक है। टोटल 4 इनपुट्स के लिए 16 इनपुट कंडीशंस थी। वापस एक बार मैं दिखा देता हूं। टोटल 4 इनपुट्स के लिए 16 इनपुट कंडीशंस थी। इन 16 में से पहली इनपुट कंडीशन, इस पे तो 0 मिलेगा, बाकी सब पे आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो 15 इनपुट कंडीशंस हो गई जिस पे आपको 1 मिलने वाला है। इसलिए आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। 84
Which logic gate is similar to the function of two parallel switches? Two parallel switches. दो पैरेलल स्विचेस की बात कर रहा है, राइट? तो पैरेलल स्विचेस की अगर हम बात करेंगे तो पैरेलल स्विचेस में स्विचिंग फंक्शन पढ़ा था हमने, सीरीज में होते हैं तो क्या होता है? एंड होता है। पैरेलल में है तो क्या होगा? और होगा, क्योंकि करंट या तो इस पाथ से चली जाएगी या इस पाथ से, यानी कि दोनों में से कोई एक भी क्लोज हो गया, एक भी वन हो गया तो आउटपुट क्या जाएगा? वन। दोनों में से कोई एक भी वन हो गया तो आउटपुट क्या जाएगा? वन। और ऐसी कंडीशन किसकी होती है? और गेट की। और गेट में अगर एक भी वन हो गया तो वन आ जाएगा, दोनों वन होंगे तो भी वन आएगा, यानी कि और गेट। तो पैरेलल स्विचेस के लिए अगर हम बात करेंगे और सीरीज के लिए बात करेंगे तो एंड। सीरीज में अगर बात करेंगे तो एंड। 85 The logic performed by the circuit shown below is the logic performed by the circuit shown below is सर्किट दिया है, क्या लॉजिक दे रहा है? मान लो ये A है, मान लो ये B है। A बार दे देगा, B बार दे देगा। A बार प्लस B बार का बार नॉर गेट है। A बार प्लस B बार का बार बनेगा। A बार प्लस B बार का बार सॉल्व करूंगा, क्या बनेगा? A भी बनेगा, यानी कि नैंड बन गया। या फिर आप डायरेक्टली देखो, A बार का मतलब बबल, B बार का मतलब बबल, बबल नॉर, बबल नॉर, बबल नॉर क्या होता है? एंड होता है। ऑप्शन बी, राइट? तो 85 का आंसर आएगा ऑप्शन बी। टाइम नहीं लेना इन चीजों में, बहुत इजी है, बस समझना है, पकड़ना और फटाफट से सॉल्व कर देना है ना? 85 का आंसर ऑप्शन बी। 86 आस्की फुल फॉर्म पूछ रहा है। फुल फॉर्म ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यानी कि ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी होगा, राइट? सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है। 87 The output y in the circuit below is always 1. y हमेशा 1 कब रहने वाला है? y 1 कब रहेगा? आउटपुट हमको 1 चाहिए। 1 कब मिलेगा? वो कंडीशंस, 4 कंडीशंस आपके सामने दे रखी हैं। सॉल्व करते हैं इसको। नैंड गेट है सारे, PQ का बार देगा, QR का बार देगा, PR का बार देगा। नैंड गेट है सारे, PQ का बार, QR बार का होल बार, राइट? यहां पर आओगे, PQ का बार, QR बार का होल बार आएगा। PQ बार, QR बार का होल बार नैंड गेट है। फिर वापस से एक नैंड यानी कॉम्प्लीमेंट करना है, वापस से ये हो गया, ये कैंसिल, क्या बचा? PQ का बार डॉट QR बार बचा। यहां से क्या आया? PR बार। तो Y क्या आ गया मेरे पास? PQ बार, QR बार, PR बार का होल बार आएगा। क्या क्या? PQ बार डॉट QR बार डॉट PR बार का होल बार। डी मॉर्गन्स लगाऊंगा, PQ प्लस QR प्लस PR। Y आएगा PQ प्लस QR प्लस PR आएगा। क्या बोलो? y इज इक्वल टू PQ प्लस QR प्लस PR आएगा। क्या? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। आएगा क्या? आएगा ना? वापस देखो, PQ का बार नैंड गेट है, QR का बार नैंड गेट है, PR बार नैंड गेट है। फिर नैंड पे गया तो PQ का बार डॉट QR बार का होल बार। इनमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए अब आपको, है ना? फिर वापस से नैंड कर रहा हूं, यानी ये वापस से कॉम्प्लीमेंट, तो PQ बार डॉट QR बार, ये कॉम्प्लीमेंट कैंसिल, ये बचेगा, ये यहां पर आया, ये यहां पर आया। नैंड करना इनका,
तो पी क्यू बार डॉट क्यू आर बार एज इट इज डॉट पी आर बार होल बार, डिमॉर्गन लगाऊंगा, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, प्लस प्लस प्लस, वाई क्या आ गया, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर आ गया। अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, y को 1 करना है, y1 कब होगा, y1 कब देगा, या तो ये 1 बन जाए, ये 1 बन जाएगा तो भी 1 दे देगा, या ये 1 बन जाए या ये 1 बन जाए। ये 1 बनने के लिए p और q को 1 करना पड़ेगा, ये 1 करने के लिए q और r को 1 करना पड़ेगा, ये 1 बनाने के लिए p और r को 1 करना पड़ेगा। ये बात समझ में आई क्या, ये बताओ पहले तो। y1 कब मिलेगा, जब इन दोनों में से कोई भी एक टर्म 1 हो जाए, कोई भी एक टर्म 1 होने का मतलब दोनों में से कोई एक 1, दोनों 1 हो जाए, राइट, यानी कि 2 इनपुट मेरे को एटलीस्ट 1 चाहिए। पी क्यू आर 3 इनपुट हैं, तीनों में से एटलीस्ट 2 इनपुट मेरे को 1 चाहिए, एटलीस्ट जब 2 इनपुट 1 होंगे तब जाके y क्या होगा, 1 मिलेगा। तो 2 इनपुट तो 1 होना कंपलसरी है। और देखते हैं, अगर तीनों 1 हो जाए एक साथ, ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1, तो भी 1 मिलेगा। तीनों 1 कब होंगे, जब पी क्यू आर तीनों 1 होंगे, यानी कि या तो 2 इनपुट या मेरे तीनों इनपुट 1 हो जाएं तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये बात समझ में आई क्या, वापस बता रहा हूं एक बार। y इज इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर है, y1 कब देगा, प्लस में है और में है, तो एक भी टर्म 1 हो गई तो 1 मिल जाएगा। एक भी टर्म 1 कब मिलेगी, जब पी क्यू कोई से भी 2 इनपुट 1 हो जाए, ये दोनों इनपुट 1 हो गए तो 1 मिल जाएगा, ये दोनों इनपुट 1 जाए तो 1 मिल जाएगा, ये दोनों इनपुट 1 जाए तो 1 मिल जाएगा, कोई भी एक 1, यानी कि 2 इनपुट तो 1 होना कंपलसरी, तभी y1 मिलेगा। इसके साथ में अगर ये तीनों 1 हो जाएं तो भी क्या दिक्कत है, यानी कि PQ QR PR ये सारे 1, यानी कि y आपको 1 देगा कब, y 1 देगा कब, जब PQR ये 3 में से या तो 2 इनपुट या 3 इनपुट 1 हो। PQR में से कोई से भी 2 इनपुट या 3 इनपुट आपके जब 1 होंगे तो ही आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। आगे बात समझ में, ऑप्शन चेक करते हैं। 2 और मोर ऑफ द इनपुट्स PQR एट 0 नहीं होगा, 2 और मोर ऑफ द इनपुट्स PQR एट 1, 2 या 2 से ज्यादा इनपुट PQR में से 1 होंगे तो 1 आएगा, बिल्कुल सही है। एनी ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स PQR इज 0, ऑड नंबर ऑफ इनपुट 0 होंगे, 0 हो गया तो 0 हो जाने वाला है, नहीं चलेगा। एनी ऑड नंबर ऑफ इनपुट PQR इज 1, ऑड नंबर ऑफ इनपुट जब 1 होंगे तो 1 आएगा, तो जब 3 1 है तो 1 आ जाएगा, पर सिंगल इनपुट 1 हुआ तो 1 आएगा क्या, अगर सिंगल इनपुट 1 होगा तो दूसरा इनपुट 0 होगा तो उसको 0 कर देगा, तो 1 नहीं मिलने वाला। यानी कि ये सर्किट आपको 1 देगा कब, जब आपके 2 इनपुट या 2 से ज्यादा इनपुट आपके PQR में से क्या होंगे, 1 होंगे। ऑप्शन बी, नोट कर लो, समझ लो, कोई दिक्कत हो तो पूछो। इसमें सर्किट दिया है, सबसे पहले सॉल्व किया, सिंपलीफाइड एक्सप्रेशन निकाला, एक्सप्रेशन निकालने के बाद हमने ये समझा कि ये एक्सप्रेशन 1 कब देगा, 1 देगा जब कोई से भी 2 इनपुट 1 हो जाए तो 1 मिल जाएगा, या फिर तीनों इनपुट 1 हो जाएंगे तो भी 1 मिल जाएगा। तो मेरा आंसर बस यही है कि 2 या 3 इनपुट 1 होंगे तो आउटपुट क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ठीक है, 88 digital circuit can be made by the repeated use of, digital circuit can be made by the repeated use of, digital circuit किससे बनाया जा सकता है, by the repeated use of, कोई भी डिजिटल सर्किट की बात कर रहा है किससे बनेगा, नैंड गेट से बनेगा, है ना, किससे बनेगा सर्किट आपका, नैंड गेट से बनेगा, बनेगा ना, क्योंकि आपके पास नैंड गेट ही एक ऐसा गेट है जो कि आपका क्या होता है, यूनिवर्सल गेट होता है, या तो नैंड या नॉर, है ना, नैंड या नॉर। तो ऑप्शन में आपको सी दिया है, कोई भी सर्किट हो नैंड गेट से, नैंड गेट नैंड गेट नैंड गेट नैंड गेट नैंड गेट्स लगा के मैं बहुत सारे कोई सा भी सर्किट बना सकता हूं। ठीक है,
89th क्वेश्चन, 89th क्वेश्चन, 89th क्वेश्चन. Adder circuits are widely used in the section of microprocessor के किस सेक्शन में एडर सर्किट्स को जनरली हम यूज करते हैं? इनपुट डिवाइस, मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट. अर्थमेटिक कैलकुलेशंस के लिए यहीं पर काम में आता है, यही एएलयू कैलकुलेशंस यहीं पर होंगी, तो एडर सर्किट आपका काम में आएगा एएलयू में. माइक्रोप्रोसेसर के एएलयू सेक्शन में हम एडर सर्किट्स को काम में लेते हैं. अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एएलयू. तो 89 का आंसर आएगा ऑप्शन डी. 89 का आंसर आएगा ऑप्शन डी. बोलो कोई दिक्कत? ठीक है. 90 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन, 90 क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर मोस्ट रिलायबल व्हेन डिजाइन्ड फॉर किस ऑपरेशन के लिए? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात कर रहा है, हेक्साडेसिमल, क्योंकि हेक्साडेसिमल में आप बहुत बड़ा है ना, बहुत आसानी से बड़ी चीजों को, जो कोडिंग को है उसको आप शो कर सकते हो, है ना. बहुत बड़ी से बड़ी जो बाइनरी डिजिट्स हैं आपकी, उनको आप इजीली हेक्साडेसिमल में शो कर सकते हो. डेसिमल में आपके पास लिमिटेशन है 0 to 9 की, राइट. और आस्की भी एक आपके पास है, बस आस्की हम जनरली यूज करते नहीं है, ठीक है. हम यूज करते हैं हेक्साडेसिमल्स को, ठीक है. डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है ना. नैंड ऑपरेशन इज इक्वल टू, नैंड ऑपरेशन किसके बराबर होगा? नैंड ऑपरेशन किसके बराबर होगा? क्योंकि नैंड ऑपरेशन क्या होता है? ए बी का बार, ए बी का बार का मतलब है ए बार प्लस बी बार. नैंड ऑपरेशन इज इक्वल टू ए बी का होल बार, ए बी का होल बार दैट इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, दैट इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, राइट. ऑप्शन बी, ऑप्शन बी. ए भी आंसर है इसका, देखो कैसे होगा. ए सी डी, ए सी हुआ. 92. ऑड पैरिटी इज जनरेटेड बाय, ऑड पैरिटी इज जनरेटेड बाय पैरिटी जनरेशन में हम जो काम में लेते हैं वो काम में लेते हैं आपके एक्सॉर गेट्स. पैरिटी जनरेशन में जो हम काम में लेते हैं वो काम में लेते हैं आपके एक्सॉर गेट्स, है ना. एक्सॉर गेट्स हम काम में लेते हैं. The Boolean expression for the truth table shown in, आपको ट्रूथ टेबल शो कर रखी है, इसके लिए Boolean एक्सप्रेशन क्या होगा? आप एक्सप्रेशंस देखें, एक्सप्रेशन किसमें दिए हैं आपको? एक्सप्रेशन किसमें दिए हैं? सारे के सारे एक्सप्रेशन पीओएस में, सारे के सारे एक्सप्रेशन पीओएस में. पीओएस का मतलब आपको जीरो को लिखना है. जीरो कहां कहां पर है? 0 पर 0 है, 1 पर 0 है, 010, 2 पर 0 है, 100, 4 पर 0 है, 101, 5 पे 0 है, 110, 7 पे 0 है. तो जहां जहां 0 है लिख दिया, जहां जहां 0 है लिख दिया, ठीक है. यहां पर
एक कॉर्ड तो ये बन जाएगा, एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा, एक कॉर्ड ये, एक पेयर ये, एक पेयर ये। एक्सप्रेशन लिखूंगा इस कॉर्ड के लिए बी, इस पेयर के लिए ए प्लस, ऊपर देखा 0 0, इधर 1 0, लास्ट वाला 0 कॉमन है, लास्ट वाला 0 यानी कि सी। इस पेयर के लिए सामने देखा A1, A1 का मतलब A बार, ऊपर देखा लास्ट वन कॉमन है, लास्ट वन दैट इज सी, सी बार। तो मेरा आंसर है B डॉट A प्लस C डॉट A बार प्लस C बार, ऑप्शन ए। क्योंकि हमको पता है पीयूएस में क्या करते हैं, सम टर्म्स का प्रोडक्ट करते हैं। पीयूएस जब लिखते हैं क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म्स। तो हमारे पास जो टर्म्स आ रही है वो सम टर्म्स हैं, इनका क्या कर देंगे हम, प्रोडक्ट कर देंगे। तो B डॉट A प्लस C डॉट A बार प्लस C बार। तो आपको ट्रुथ टेबल दी है, कभी भी किसी क्वेश्चन में आपको इस तरह से टेबल दे दे, अब आपके पास मिन टर्म मैक्स टर्म दोनों है, 0 का मतलब मैक्स टर्म्स है, 1 का मतलब मिन टर्म्स है। तो एक्सप्रेशन बोला सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है, किसमें ना तो एसओपी बोला ना पीयूएस बोला। तो ऑप्शंस देख के आपको समझना होगा कि एसओपी कैलकुलेट करना है या पीयूएस कैलकुलेट करना है। आ रही बात समझ में, क्लियर? तो 93 का आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए। यहां पर एसओपी पीयूएस मेंशन नहीं है, बट ऑप्शंस को देख के समझ में आ रहा है कि पीयूएस ऑप्शन है सारे, यानी कि पीयूएस करना है। तो पीयूएस समझ में आ गया, यानी कि 0 पिक करने, 0 पिक किए, उसके अकॉर्डिंग पेयरिंग की और उसके अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन लिख दिए। तो 93 का आंसर आएगा ऑप्शन ए। $94 द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बी बी सी बार प्लस सी डैश बार, इनका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? देखो इनका कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट जब करोगे तो कॉम्प्लीमेंट करने पे आपको मिलेगा ए बी का होल बार, बी सी का होल बार, सी डी बार, दैट इज ए बार प्लस बी बार प्लस सी, सी प्लस डी बार। मिलेगा क्या, मिलेगा क्या बोलो? मिलेगा ये, है ना? आपने क्या किया, ए बी प्लस बी सी बार प्लस सी डी बार, इसका कॉम्प्लीमेंट लिया तो ए बी का होल बार, बी सी बार का होल बार, सी डी बार का होल बार। इसको ओपन करूंगा तो ए बार प्लस बी बार, इसको ओपन करूंगा बी बार प्लस सी, इसको ओपन करूंगा सी बार प्लस डी। सी बार प्लस डी, ठीक है। अब यहां पर आपके पास पीयूएस है, बट यहां पर सारे आपको एसओपी दे रखे हैं, ठीक है। तो अगर मैं इनको सॉल्व करूं, अकॉर्डिंग टू द ट्रांसपोजिशन प्रॉपर्टी, ए बी बार को ए माना, ए प्लस बी ए प्लस सी, ट्रांसपोजिशन ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी सी। पता है सबको, है ना? बस वही प्रॉपर्टी में यहां पर यूज कर रहा हूं। बी बार दोनों में कॉमन है, सेम है, तो उसको मैंने ए मान लिया। ए प्लस बी ए प्लस सी क्या दे देगा, ए प्लस बी सी, बी बार प्लस ए बार सी। ये एज इट इज, ये एज इट इज। अब मैं इनका एंड कर रहा हूं, बी बार सी बार, ये 0 हो जाएगा क्योंकि सी डॉट सी बार 0 कर देगा, ठीक है। बी बार डी और ए बार सी डी, तो मेरे पास आया बी बार सी बार, बी बार डी, ए बार सी डी। ऑप्शन ए है क्या, बी बार सी बार, बी बार डी प्लस ए बार सी डी। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बी प्लस बी सी बार प्लस सी डी बार इज, सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट लिया, कॉम्प्लीमेंट लेके सॉल्व किया, मेरे पास ये आ रहा है, पर ये पीयूएस में है, एक्सप्रेशन एसओपी में दिया है, तो मैंने क्या किया, यहां पर इसको चेंज किया। तो सबसे पहले लगे ट्रांसपोजिशन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको ए माना,
ए प्लस बी ए प्लस सी, ए प्लस बी सी देगा तो बी बार प्लस ए बार सी हो गया, ए प्लस बी सी बार प्लस डी। यहां अब मैंने क्या किया, इनको एंड करना चालू किया, बी बार सी बार, बी बार डी, ए बार सी इंटू सी बार, सी डॉट सी बार जीरो हो जाएगा तो ये टर्म जीरो हो गई, ए बार सी इंटू डी। मैं मैच करूंगा, ऑप्शन ए मैच कर रहा है, तो 94 का आंसर आएगा ऑप्शन ए। 94 का आंसर आएगा ऑप्शन ए। क्लियर? नोट करो उसको, कोई भी दिक्कत है पूछो। हो गया? 95 क्या बोल रहा है 95 में? द फॉलोइंग एक्सप्रेशन व्हेन सिंप्लीफाइड विल बिकम एक्स वाई। देखो इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, वही सिंपल से ये पूछ रहा है। तो यहां पर आप देखोगे सर एक्स वाई कर लेता हूं, अंदर वाले में एक्स बार और सॉल्व करने की कोशिश करूं, कुछ तो जेड कॉमन नहीं आया, मतलब कुछ सॉल्व नहीं होगा अंदर आप करोगे तो। या मैं कहूं कि सिंपल सा, क्यों इतना दिमाग लगा रहे हो, इसका सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन पूछ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करो इससे, जीरो देगा, जीरो देगा क्योंकि वाई एक्स डॉट एक्स बार जीरो कर देगा, मल्टीप्लाई करो इससे, एक्स डॉट एक्स बार वाई डॉट वाई बार जीरो कर देगा, मल्टीप्लाई करो इससे, वाई डॉट वाई बार जीरो कर देगा, कुछ भी कर लो, आंसर क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। तो आपको करने से पहले सोचना है कि इसको अंदर को सॉल्व करने की कोशिश करूं या डायरेक्टली देखोगे तो किसी के साथ भी एंड कर लो, जीरो आने वाला है, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं या तो एक्स डॉट एक्स बार बन रहा होगा या वाई डॉट वाई बार बन रहा होगा, और दोनों ही क्या देते हैं, जीरो देते हैं। तो ऑप्शन ए आ गया आपका 95 का, दैट इज जीरो। एंड गेट एक्ट एज अ, एंड गेट अभी बोला, पैरेलल सीरीज, ये क्या है आपका, एंड। ये क्या है, पैरेलल। तो पैरेलल में कौन होता है, और सीरीज में क्या होता है, एंड। तो एंड क्या है आपका, सीरीज सर्किट है, एंड क्या है, सीरीज। और पूछता है यहां पर तो और क्या होता है आपका, पैरेलल सर्किट। और क्या होता, पैरेलल सर्किट। सीरीज क्या, एंड क्या है आपका, सीरीज सर्किट। तो 96 का आंसर आएगा ऑप्शन बी। ऐसे क्वेश्चन है बहुत आसान सिंपल होते हैं ना, डीएमआरसी में पूछे हुए हैं, पीएसयू से पूछे हैं आपके पास, ठीक है। तो कई बार बहुत आसान क्वेश्चन पूछता है, तो आसान क्वेश्चन आए तो फंसना नहीं है, क्वेश्चन पढ़ना है, सॉल्व करना है, आगे बढ़ जाना है। क्वेश्चन करना है, सॉल्व किया, आगे बढ़ गए। 97 द आउटपुट ऑफ द लॉजिक सर्किट शोन इन फिगर। आपको एक सर्किट दे रखा है, इसका आउटपुट क्या होगा, आउटपुट क्या होगा ये पूछ रहा है। देखो यहां से ये आपका नॉर गेट है, ये नॉर गेट है, ए प्लस बी का बार देगा, ये बी बार आएगा, तो ये आपका नॉर गेट है, तो नॉर गेट क्या दे देगा, बी बार, यहां से आया ए, तो ये दे देगा ए प्लस बी बार का बार। यहां पर ये एंड गेट है, वाई क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा आपके पास ए प्लस बी का बार डॉट ए प्लस बी बार का बार आएगा, ए प्लस बी का बार, एंड गेट है ये, तो ए प्लस बी का बार डॉट ए प्लस बी बार का होल बार। सॉल्व करोगे तो ये दे देगा ए बार बी बार, ये दे देगा आपको ए बार डॉट बी, डी मॉर्गन्स लगाएंगे, ठीक है। तो यहां से आप देखोगे एंड ऑपरेशन करने जाओगे तो बी डॉट बी बार जीरो कर देगा, आंसर आएगा ऑप्शन डी, आंसर आएगा ऑप्शन डी। आगे बात समझ में, नॉर गेट है, ये नॉर है, ये नॉर है और ये एंड है, तो ए प्लस बी का बार, यहां से बी बार आ रहा है, ए आ रहा है, ए प्लस बी बार का बार हो गया नॉर,
एंड इन दोनों का एंड करना है। ए प्लस बी का बार डी मॉर्गन्स लगाया, ए बार बी बार, ए प्लस बी बार का होल बार डी मॉर्गन्स लगाया, ए बार डॉट बी। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो बी डॉट बी बार क्या बना रहे हैं, 0 बना रहे हैं। तो आउटपुट क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू 0। आउटपुट क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू 0। तो 97 का आंसर आ गया ऑप्शन डी। नोट कर लो, ये भी आपका डीएमआरसी में आया हुआ है। Next one. कल जब ट्रांजिस्टर सर्किट मैंने बताया था, तो बताया था पैरेलल में अगर ट्रांजिस्टर आपके पास था तो क्या बन रहा था, A प्लस बी का बार। सीरीज में थे तो क्या बन रहा था, नैंड बन रहा था। तो ये किसमें है, पैरेलल में है तो क्या देगा, नॉर देगा, है ना। तो ये चीजें सॉल्व नहीं करने वाली हैं, सॉल्व नहीं करनी है। ये सब चीजें क्या हैं, डायरेक्ट माइंड में सेव होने वाली, कि माइंड में एक बार याद होगी, सेव कर ली, तो उसके बाद बस क्वेश्चन देख के उसको सॉल्व कर देना है, आंसर मार्क कर देना है बस, है ना। सॉल्यूशन कुछ नहीं है, कैलकुलेशन नहीं है इस तरह के क्वेश्चंस में। डायरेक्टली पैरेलल में है, नॉर होगा, सीरीज में होता तो नैंड होता, राइट। तो आंसर आएगा ऑप्शन सी 98 का। बताओ क्या आंसर होगा। द ट्रुथ टेबल गिवन बिलो, एक टेबल आपको दे रखी है, इनपुट दे रखे हैं, आउटपुट दे रखे हैं, ठीक है। इनपुट दे रखे हैं, आउटपुट दे रखे हैं। 0 0 पे 1 आ रहा है, 0 1 पे 0 आ रहा है, 1 0 पे 0 आ रहा है, 1 1 पे 1 आ रहा है। तो ये किस गेट की टेबल है, ध्यान से देखें किस गेट की टेबल है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जब ए और बी दोनों इक्वल हैं तो उस केस में y1 आ रहा है, और जब ए और बी इक्वल नहीं है तो उस केस में y 0 आ रहा है। ये गेट तो हमारा एक्सनॉर गेट होता है, जो कि सेम इनपुट पर 1 देता है, कॉम्प्लीमेंट इनपुट पर 0 देता है, एक्सनॉर गेट। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी। 99 का आंसर आया ऑप्शन बी। क्लियर, कुछ भी नया नहीं है, सब पुराना है, ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। बस क्वेश्चन देखना है, दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालना है और आंसर दे देना है। 100 if one of the input of an XOR gate is high, the gate output will be। अगर XOR गेट का एक इनपुट हाई हुआ, अगर XOR गेट का एक इनपुट हाई हुआ तो आउटपुट क्या होगा, आउटपुट क्या होगा वो ये पूछ रहा है। बताओ, XOR गेट का एक इनपुट 1 है तो आपके पास आउटपुट क्या आने वाला है, बोलो। लो आएगा, नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे को पता है इस पे 1 देता है, इस पे 1 देता है, पर इस पे 0 देता है। तो अगर ये इनपुट 0 हुआ तो डेफिनेटली 1 मिलेगा, बट अगर ये इनपुट 1 हुआ तो क्या मिलेगा, 0। तो लो और हाई तो बन ही नहीं सकता मेरा, क्योंकि डिपेंड कर रहा है इस पे। 0 हुआ तो हाई मिल जाएगा, 1 हुआ तो लो मिलेगा। सेम एज द अदर इनपुट, वही होगा जो आपका इनपुट दोगे। 0 दोगे तो 0, 1 दिया तो 1, ऐसा नहीं हो रहा है, तो ये भी गलत। अब बचा ऑप्शन डी, पर चेक कर लेते हैं ये भी सही है कि नहीं, कहीं क्वेश्चन में गलती ना हो, है ना। चेक करना चाहिए, चेक करते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द अदर इनपुट, जो आप दूसरा इनपुट दे रहे हो उसका कॉम्प्लीमेंट। जब मैं 0 दूंगा तो यहां पर 1 मिलेगा, हाँ सही है, उसका कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है। मैं जब 1 दूंगा तो यहां क्या मिलेगा, 0। 0 दूंगा तो कॉम्प्लीमेंट इनपुट है 1 दे देगा, यानी कि 0 का कॉम्प्लीमेंट यहां मिल रहा है। 1 दूंगा तो 1 1 पे 0 देता है तो 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, यानी कि ऑप्शन डी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द अदर इनपुट।
तो एक्सॉर गेट का अगर एक इनपुट हाई है तो दूसरा इनपुट जो भी होगा उसका कॉम्प्लीमेंट आपको आउटपुट मिलेगा। अगर दूसरा इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 मिल जाएगा, क्योंकि 0 1 पर आपको 1 0 पर 1 मिलता है। और दूसरा इनपुट अगर आपका 1 है, दूसरा इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट क्या मिल जाएगा आपको? 0 मिल जाएगा। क्लियर? तो 100 क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द अदर इनपुट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द अदर इनपुट। क्लियर? 101 the output of an exclusive NOR gate is 1, which input combination is correct? NOR gate का the output of an exclusive NOR gate is 1, the output of an exclusive NOR gate, exclusive NOR, XNOR का जो output है वो 1 होगा, XNOR का output 1 होगा, which input condition is correct? XNOR 1 कब देता है? XNOR 1 कब देता है? जब दोनों इनपुट क्या होते हैं? सेम होते हैं। जब दोनों इनपुट सेम होते हैं तो XNOR 1 होगा जब दोनों इनपुट सेम होंगे, यानी कि ऑप्शन सी ए और बी आपके 0 0 या फिर 1 1। इस पर तो 0 देगा, इस पर भी क्या देगा? 0। तो 101 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। Next, 102. The output of an AND gate with 3 input ABC is high when? AND gate का आउटपुट हाई चाहिए, हाई चाहिए। यहां पर इनपुट क्या दिए? ABC। अरे सिंपल सा क्वेश्चन है, DMRC ने पूछा है, सिंपल सा डायरेक्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। AND गेट 1 कब देगा? जब तीनों इनपुट 1 होंगे। ABC तीनों 1 होने चाहिए, ऑप्शन सी, क्योंकि एक भी 0 हुआ तो 0 मिल जाएगा, एक भी 0 हुआ तो आउटपुट क्या मिलेगा? 0। अगर यहां पर आपसे पूछता NAND गेट, अगर यहां से आपसे पूछता NAND गेट आपको 1 कब देगा, तो NAND गेट 1 कब देता? इन सारी कंडीशंस के लिए जिस पर AND 0 दे रहा है, जिस पर AND 0 दे रहा है उस कंडीशन में NAND गेट क्या देगा? 1। और जिस पर AND 1 दे रहा है उस कंडीशन पर NAND गेट क्या देगा? 0 देगा। आगे बात समझ में? तो 102 में आपसे AND गेट की कंडीशन पूछी है हाई की, तो तीनों इनपुट 1 होने चाहिए, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। क्लियर? आ गया समझ में? आज के लिए इतनी, बहुत सारे क्वेश्चन हमने आज कवर कर लिए। एक बार वापस आप देखें, कोई क्वेश्चन में दिक्कत आए तो मैं बार मैंने अपना नंबर शेयर कर रखा है, आप उस नंबर पर मेरे को व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। और कोई भी डाउट अगर आपका आता है, कोई भी डाउट अगर आपका रह जा रहा है तो आप मेरे से उस नंबर पर डायरेक्टली डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतने ही गाइस, बाकी मिलेंगे कल वापस से, इस चैप्टर के बाकी क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे एंड देन नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड नाइट।